मेरा नाम फेथ ब्राउमिन है और मैं लुइजियाना स्टेट पुलिस में एक डिटेक्टिव हूँ। कम से कम अभी के लिए तो हूँ। सच बताऊँ तो जब ये खबर बाहर आएगी मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। हायर अप्स को पता चल जाएगा कि ये खबर मैंने ही लीक करी है। बट स्टिल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें मेरा नाम खराब हो, चाहे मुझे जॉब से निकाल दी जाए, बट स्टिल ये खबर बाहर आनी चाहिए क्योंकि मैंने देखा है उन बच्चों के साथ क्या हुआ था। लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, उन बच्चों के पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। दरअसल 4 हफ्तों पहले मुझे न्यू ऑरलिन्स में एक मल्टी केस मिसिंग पर्सन्स इन्वेस्टिगेशन पर लगाया गया था। जो लोग मिसिंग थे वो 3 बच्चे थे। एक था 14 साल का ऑस्टिन गिल, एक 14 साल का सीसिल यॉर्क और एक 13 साल का कामरान रॉथ। तीनों लड़कों के मिसिंग होने की रिपोर्ट एक ही दिन उनके पेरेंट्स ने करवाई थी और जल्दी ही तीनों डिसअपीयरेंस के बीच एक कनेक्शन ड्रॉ किया गया क्योंकि ये तीनों लड़के काफ़ी सालों से क्लोज फ्रेंड्स थे और एक कॉमन हॉबी शेयर करते थे, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाना और उनको अपलोड करना। इनके यूट्यूब चैनल का नाम था स्पूकी एक्सप्लोरर्स। इन लड़कों के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, और मैंने भी उनका चैनल जाकर देखा था, इनका कंटेंट स्पूकी हॉरर के ऊपर था। एक ऐसा कंटेंट जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था। मेरी समझ के हिसाब से इस टाइप के कंटेंट में पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस के थ्रू स्केरी स्टोरीज बताई जाती हैं। पेरेंट्स ने मुझे बताया कि लड़के इस हॉबी को लेकर काफ़ी पैशनेट थे, इतने कि उन्होंने एक पुराना कैमकॉर्डर खरीदा, उससे वीडियोस रिकॉर्ड करी, फिर उस फिल्म्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एडिट किया एंड देन उसको ऑनलाइन अपलोड करा ताकि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक फील आ सके। इनके चैनल्स में अभी तक सिर्फ 2 वीडियोस आई थी। पहली वीडियो में ये किसी एबेंडन जंगल में बिगफुट को ढूंढते हुए दिख रहे थे और दूसरे वीडियो में वो एक एबेंडन बार्न एक्सप्लोर कर रहे थे जो पेरेंट्स के मुताबिक ऑस्टिन के अंकल की प्रॉपर्टी पर था। दोनों वीडियोस में ऑस्टिन और सीसिल जो थे वो कैमरे के सामने दिख रहे थे और जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती हैं स्केरी चीज़ें होने लगती है। ये क्लियर हो जाता है कि कामरान ज़्यादातर ऑफ स्क्रीन होता था, डरावनी आवाज़ें निकालना और चीज़ें इधर उधर फेंकना, जो बाद में कामरान के पेरेंट्स ने कंफर्म भी करा। ये कंटेंट मेरे टाइप के लोग या मेरे एज के लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये लड़के बहुत टैलेंटेड थे और इनके काम में इनका पैशन काफ़ी अच्छे से दिखता था। अब जब मैं इन लड़कों के पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आखिर ये लड़के कहाँ जा सकते हैं, तो गिल और यॉर्क की फैमिली के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन रॉथ फैमिली को लगता था कि शायद उनको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है। ये जो लड़के थे ये डॉक्यूमेंटेड हॉन्टेड लोकेशन पर जाकर रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड थे। न्यू ऑरलिन्स वैसे ही अपनी पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल जगहों के लिए काफी फेमस है, लेकिन कामरान बार बार एक ही स्पेसिफिक जगह का नाम लेता रहता था। वो था लिंडी बॉग्स मेडिकल सेंटर। इस शहर के नॉर्थ साइड पर जाकर एकदम एबेंडन्ड हॉस्पिटल था। अब कामरान हमेशा कहा करता था कि इस हॉस्पिटल में जाकर हमें वीडियो शूट करनी चाहिए और वो कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन कामरान के पेरेंट्स हमेशा मना कर दिया करते थे क्योंकि जो हॉस्पिटल है ये एक्चुअली थोड़ा सा हॉरर माना जाता है और लोगों के बीच कई सारे किस्से ऐसे हुए हैं जो कि इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द माने जाते हैं और इस शहर के लोगों के साथ भी इस हॉस्पिटल के आसपास कई सारे ऐसे किस्से हुए हैं जो कि इस हॉस्पिटल को हॉन्टेड जगह बनाते हैं। लेकिन साथ ही में यहाँ पर कुछ गुंडे लोग, कुछ ड्रग डीलर्स और कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं, वो इस हॉस्पिटल के आसपास भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ कोई आएगा नहीं, तो ये उनके लिए काइंड ऑफ अ फेवरेट लोकेशन बन चुकी है। रॉथ फैमिली ने मुझे बोला कि अगर आपको सच में उन लड़कों को ढूंढना है तो आपको शुरुआत उस हॉस्पिटल से ही करनी चाहिए। और इसके थोड़ी ही देर बाद मैंने काफ़ी सारे पुलिस वाले बुलाए, अपनी एक टीम बनाई और उनको हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल में बहुत सारे रूम्स थे, हर रूम में छानबीन चल रही थी। कुछ घंटों तक छानबीन चलती है और फिर एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास एक चीज़ लेकर आता है। ये था एक JVC GR AXM 230 कैमकॉर्डर जिसकी बैटरी बिल्कुल डेड थी, लेकिन कैमरा का लुक बिल्कुल वही था जो उन बच्चों के हाथ में दिखता था, जो उन बच्चों के पास कैमरा था बिल्कुल सेम। मैंने उसे एविडेंस के लिए भेज दिया और ऑर्डर्स दिए कि कैमरा के कंटेंट को फिल्म में कन्वर्ट किया जाए ताकि फुटेजेस रिव्यू की जा सके। बाकी पूरे हॉस्पिटल को भी सर्च किया गया, लेकिन लड़कों का कोई भी निशान नहीं मिला। अब शाम हो चुकी थी, मैं अपने बेंच पे आकर बैठता हूँ और मेरे बेंच पर एक फ्रेश VHS टेप रखी हुई थी जिसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था। स्टिकर मतलब उस पर नाम और कुछ फाइल नंबर्स लिखे हुए थे कि इस VHS टेप की फुटेजेस को ध्यान से देखना, कुछ भी चीज़ें मिस मत करना और कोई भी ऐसी चीज़ें मिली जिसकी मदद से उन मिसिंग हुए बच्चों की तलाश की जा सके। अब मैं स्टोरेज क्लोजेट के पीछे से एक पुराना रोलिंग टेलीविज़न निकालता हूँ जिसमें VHS प्लेयर लगा हुआ था। एक कप कॉफ़ी के साथ बैठता हूँ और उस VHS टेप को प्लेयर में डाल देता हूँ। बॉक्स टीवी एक स्टैटिक हम के साथ जिंदा हो उठता है और फिर टेप चलना शुरू होती है। सिसिल यॉर्क के फेस के क्लोजअप के साथ ओपन होती है। उसकी आंखें सिकुड़ रही होती हैं क्योंकि एक लाइट सीधा उसकी आंखों में पड़ रही होती है। कॉर्नर में टाइम
10:42 PM लिखा होता है। इस साइड एकदम बॉटम राइट कॉर्नर में टाइम लिखा होता है। टाइम हो रहा होता है रात के 10:42। सिसिल कैमरा को हाथ से ऐसे हटाने की कोशिश करता है। सिसिल बोलता है कि अरे ऑस्टिन बंद कर यार, तुझे पता है ना ये फ्लैशलाइट कितनी ज्यादा ब्राइट है। और ऑस्टिन हंसते हुए कहता है कि अरे हाँ यार, मैं बस चेक कर रहा था। ऑस्टिन लाइट को और हिलाता है जिससे सिसिल और ज्यादा आंखें सिकोड़ने लगता है। फिर कैमरा घूमता है और लिंडी बॉक्स मेडिकल सेंटर के बाहर का सीन दिखता है। ऑस्टिन बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ पहला शॉट इंट्रो यहाँ शूट करते हैं, देन फिर अंदर अगला शॉट लेंगे। कामरान बोलता है कि जैसे अंदर लोगे मैं तब एंट्री मारूंगा। अब ऑस्टिन बोलता है बिल्कुल, पहले एटमॉस्फेयर सेट करना होता है, तो इस फर्स्ट शॉट के लिए तुम बस पीछे बैठे रहो और हिलना मत। इस बार नहीं चाहते कि लोग बोलें कि तीनों लोगों के फुटस्टेप्स दिख रहे हैं। सिसिल तुम यहाँ आ जाओ और मेरे थोड़े आगे चलना। सिसिल फ्रेम के लेफ्ट साइड में आ जाता है। ऑस्टिन बोलता है कि ऑल राइट, चलना शुरू करो। दोनों लड़के धीरे धीरे और चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। कैमरा ऊपर की साइड पैन होता है और एक साइन दिखता है जिसमें लिखा होता है मेडिकल सेंटर। ऑस्टिन बोलता है तो अभी हम लिंडी बॉक्स मेडिकल सेंटर पर मौजूद हैं। ये जगह हर तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए जानी जाती है। मैं और सिसिल फिलहाल अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कैमरा पर कुछ घोस्ट कैप्चर हो जाएं। शायद हम इस मिस्टीरियस जगह के कुछ राज अनकवर कर पाएं। अंदर पहुंचते ही हम फिर से आप लोगों से बात करेंगे। एंड ऑस्टिन चलना बंद कर देता है। फिर ऑस्टिन बोलता है कि ओके, इतना काफी है, अब अंदर चल के कोई रास्ता ढूंढते हैं। कैमरा ब्लैक हो जाता है। कॉर्नर में टाइम अब 10:55 PM दिखाता है। एक क्रंचिंग सी आवाज आती है और फिर एक लाइट हॉस्पिटल के अंदर के हॉलवे को रोशन कर देती है। सिसिल बोलता है वो ये तो बहुत कूल है। कैमरा घूमता है और ऑस्टिन को एक टूटी हुई खिड़की से मेडिकल सेंटर के अंदर झांकते हुए दिखाता है। ऑस्टिन बोलता है कि ओके, अब मैं इस खिड़की से अंदर कूदूंगा और फिर तुम कैमरा अंदर की साइड ले आना और फिर हम यहीं पे कुछ क्रीपी या कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि ये एक स्केरी सा माहौल है। जिसपे सिसिल बोलता है गॉट इट ब्रो। ऑस्टिन खिड़की से बिल्डिंग के अंदर कूद जाता है। कैमरा पैन होता है और दोनों धीरे धीरे हॉलवे में आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्टिन बोलता है ऑलराइट, हम बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। जैसा तुम देख सकते हो ये जगह पहले से काफी ज्यादा क्रीपी है। चलो आसपास देखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ओके, बस इतना ठीक है। और कैमरा नेक्स्ट सीन पर कट हो जाता है। अब मैं रिपोर्ट लिखता हूँ कि इस पूरे सीन में कामरान मौजूद नहीं है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कामरान बाहर ही वेट कर रहा था जब तक ये दोनों अपना ये पूरा शॉट कंप्लीट ना कर ले और कामरान बाद में शॉट में दिखाई देता है। अगले शॉट में कैमरा एक पुराने हॉस्पिटल रूम पर लाइट डालता है। कैमरा एक क्लोजअप शॉट पर कट करता है जहां टूटे हुए शीशे और यूज्ड नीडल्स का छोटा सा ढेर होता है। टाइम 11 PM दिखा रहा होता है। सिसिल बाकी लोगों को बोलता है यहाँ पे थोड़े ध्यान से चलना, यहाँ शीशे और नीडल्स पड़ी हैं। नेक्स्ट शॉट एक और हॉस्पिटल रूम का होता है। इस बार रूम के बीच में एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बेड फ्रेम पड़ा होता है। टाइम 11:10 PM दिखा रहा होता है। कैमरा के पीछे से ऑस्टिन की आवाज आती है। ऑस्टिन बोलता है कि गॉड, ये जगह बहुत ज्यादा फ्रीकी है। और सिसिल जो कि थोड़ा दूर होता है वो बोलता है दोस्तों एक बार यहाँ आना। इमेज एक नए रूम पर कट होती है। टाइम हो रहा होता है 11:13 PM। रूम अभी भी पुराना और खस्ता हाल में होता है, लेकिन फ्लोर पर जो कचरा था वो सब दीवारों के पास धकेल दिया गया होता है, जिससे बीच का हिस्सा काफी साफ लग रहा होता है। और फ्लोर के ऊपर एक बड़ा सा लाल कलर का पेंटाग्राम बना होता है। अब मैं रिपोर्ट लिखता हूँ कि कैमरा की लो रेजोल्यूशन और लो लाइट की वजह से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा ये जो पेंटिंग थी ये किसी पेंट से बनी है, चौक से बनी है या किसी और चीज से बनी है। साथ में ये भी पता नहीं चल पा रहा कि ये जो सिंबल था ये लड़कों के आने से पहले ही बना हुआ था या फिर इन लड़कों ने खुद बनाया है। ऑस्टिन जैसे ही नीचे देखता है बोलता है कि वो ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। सिसिल बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा। ऑस्टिन बोलता है शायद यहाँ कोई घोस्ट को पकड़ने की या उसे समन करने की कोशिश कर रहा था। सिसिल बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा यार। भी ये सब बोल ही रहे होते हैं कि अचानक से इनके पीछे कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज़ आती है। कैमरा अचानक से पीछे की साइड डोरवे पर देखता है, लेकिन कैमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिसिल चिल्ला के बोलता है कि ये क्या था, और ऑस्टिन बोलता है कि पता नहीं, चलो एक बार चलकर देखते हैं। कैमरा डोरवे की तरफ बढ़ता है और फिर घूमकर कामरान को दिखाता है। ऑस्टिन बोलता है कि क्या बात है कामरान, तूने तो बड़ा सही काम कर दिया। चलो अब कहीं और चलकर कोई ओपन सी जगह देखते हैं नेक्स्ट शॉट के लिए। कैमरा ब्लैक हो जाता है। टाइम 11:22 PM। हल्की सी समझ ना आने वाली विस्पर और श की आवाज़ सुनाई देती है। ऑस्टिन बहुत धीरे से बोलता है मैंने कुछ नहीं सुना, और सिसिल सेम उसी टोन में धीरे से बोलता है कि पर कैसे, क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि हॉलवे में कोई कुछ फेंक रहा है। कामरान इन दोनों से बोलता है कि क्या यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं जब वो कहते थे कि यहाँ पर और भी लोग होते हैं। ऑस्टिन बोलता है कि हाँ वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मर्डर और बहुत सारे पैडोज घूम रहे होते हैं और वो बस नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर आएं और इसलिए वो झूठ बोलते रहते हैं। सिसिल बोलता है कि
कैमरे को हॉलवे में निकाल कर देखो, शायद कुछ दिख जाए। कैमरा रूम के बाहर हॉलवे की तरफ बढ़ता है। बाहर की स्ट्रीट लाइट से हॉलवे के एंड पर बस थोड़ी सी ही रोशनी पड़ रही होती है, जिस पर मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। नाइट विजिबिलिटी और कैमरा क्वालिटी दोनों ही बहुत खराब थे। फिर भी जैसे ही कैमरा हॉलवे की तरफ आता है, हॉलवे के एंड पर थोड़ी सी मूवमेंट तो दिखाई देती है, और ये जो मूवमेंट थी ये बड़े से टीवी स्क्रीन पर ही दिख रही थी। और जब उन लड़कों ने अपने कैमकॉर्डर के छोटे सी स्क्रीन पर वो रिकॉर्डिंग देखी होगी तो उन्होंने वो चीज़ नोटिस ही नहीं करी होगी। कैमरा कट होता है और अब हॉलवे का शॉट दिखता है जो फ्लैश लाइट से रोशन होता है। टाइम 11:25 PM। टूटे हुए शीशों पर लड़कों के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। अब कामरान धीरे से बोलता है कि दोस्तों मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिस पे ऑस्टिन बोलता है कि अरे तुम ही तो थे जिसने हमें ये जगह सजेस्ट करी थी, अब क्यों जाना है। कामरान बोलता है कि यार पता नहीं, लेकिन बाहर कोई और लोग भी तो हो सकते हैं ना। ऑस्टिन बोलता है मान लिया अगर हैं भी तो हम 3 लोग हैं, कोई हमसे क्यों पंगा लेगा। फिर कामरान बोलता है लेकिन बाहर जो आवाज़ आई उसका क्या। और ऑस्टिन बोलता है कि यार यहाँ कोई भी नहीं है, ये जगह काफ़ी सालों से अबेंडन पड़ी हुई है, तो कुछ जानवर भी हो सकते हैं, उनकी आवाज़ होगी। ऑस्टिन आगे बोलता है कि और कैमरा भी तो हम लेकर गए ना, कैमरे में भी तो कुछ नहीं दिखा। कामरान बोलता है कि कैमरे में नहीं दिखा क्योंकि अंधेरा था, अगर सच में वहाँ आदमी भी होता तो इतने अंधेरे में नहीं दिखता। ऑस्टिन बोलता है कि तो तू क्या चाहता है, तू चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं, इतनी दूर हम आए हैं, इतना अच्छा शूट हो रहा है यार, अब तो हम नहीं छोड़ के जा सकते। जिसपे सिसिल बोलता है कि अच्छा एक काम करते हैं, हम शूट नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा शूट करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं ताकि जल्दी से रैप अप करके हम यहाँ से जा सकें। वैसे भी ये हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट व्लॉग है। जिस पे ऑस्टिन कहता है कि हाँ ये मुझे मंजूर है। अब कैमरा और फ्लैश लाइट घूमकर पास के एक हॉस्पिटल रूम को रोशन करते हैं, जिसमें एक पुरानी टूटी हुई व्हील चेयर पड़ी होती है। और अब वीडियो कट होती है और कैमरा हॉलवे में तेज तेज हिलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। स्क्रीन के राइट साइड पर ऑस्टिन दिख रहा होता है। टाइम 11:30 PM। सिसिल बोलता है कि पक्का यही रास्ता है। ऑस्टिन मैं कह रहा हूँ ना, बस इधर ही है। हॉलवे के आगे से जोर से क्रैश की आवाज़ सुनाई देती है। ऑस्टिन बोलता है वो रूम वही रूम है, चलो। अब कैमरा जोर से हिलता डुलता है और फिर जल्दी से उस रूम के अंदर मुड़ जाता है। कैमरा खाली रूम के चारों कॉर्नर्स में इधर उधर पैन कर रहा था। सिसिल हर जगह देखते हुए बोलता है कि घोस्ट हमारे साथ ऐसा खेल क्यों रहे हैं। ऑस्टिन बोलता है कि कूल, तो हम। कैमरा कट हो जाता है और फिर ओपन होता है, जहां कैमरा और लाइट्स किसी चीज के सहारे टिकाए हुए होते हैं। ये रूम पहले के रूम्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ओपन होता है। रूम पाइप्स, वायर्स और टॉयलेट से भरा होता है। बैकग्राउंड में एक डार्क हॉलवे दिख रही होती है, जिसमें पेशेंट रूम्स के डोर्स लगे होते हैं। टाइम 11:42 PM और तीनों लड़के फ्रेम में दिखते हैं। ऑस्टिन बोलता है ओके, मुझे लगता है ये फ्रेम परफेक्ट रहेगा, लेकिन एक बार मुझे वापस जाकर देखना पड़ेगा कि हम तीनों फ्रेम में आ रहे हैं या नहीं। मैं और सिसिल यहाँ पर खड़े होकर जो चीज़ें हमने देखी और सुनी उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे ही हम बात कर रहे होंगे, कामरान दूसरे रूम में जाकर थोड़ा सा चिल्लाएगा और उसकी चिल्लाहट सुनकर हम कैमरा उठाकर उस रूम में एंटर करेंगे। और जैसे हम एंटर करेंगे, हम एकदम से कैमरा शेक करेंगे और दोनों चिल्लाएंगे और ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाएगी। मैं ये सब हो रहा था तो मैं कुछ नोटिस करता हूँ, अंदर मैं रिपोर्ट लिखता हूँ कि जब ये लोग बात कर रहे थे तो इनके पीछे हल्की सी मूवमेंट दिखाई दी। लाइट कम होने की वजह से ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा कि ये क्या था। कामरान को उस रूम में जाना था क्योंकि वहाँ पे उसे चिल्लाना था। तो कामरान नर्वस होकर कहता है कि क्या मुझे सच में उस रूम में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहीं से उस रूम में कुछ फेंक दूं। ऑस्टिन बोलता है कि अगर तू यहाँ से कुछ फेंकेगा तो लोगों को दिख जाएगा जाता हुआ, तुझे वहीं जाकर चिल्लाना पड़ेगा। कामरान बोलता है यार मुझे वहाँ नहीं जाना। तो ऑस्टिन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तू क्यों ऐसा कर रहा है, एक बार चले जाना, तेरा क्या जाएगा इसमें। सिर बोलता है कि ऑस्टिन थोड़ा सा चिल कर। और ऑस्टिन बोलता है कि नहीं यार, ये वीडियो का फिनाले है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है और इसके बाद वीडियो खत्म है, सिर्फ एक ही तो शॉट है, उसके लिए इतना क्या इशू कर रहा है। कामरान बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक ही टेक होगा, ठीक है। ऑस्टिन अपने हाथ जोड़ के बोलता है थैंक यू भाई, ये जबरदस्त होने वाला है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। अब ऑस्टिन कैमरा की तरफ हाथ बढ़ाता है और ये वीडियो यहीं पर कट हो जाती है। कैमरा वापस से सेम पोजीशन पर कट होता है। इस बार फ्रेम में सिर्फ ऑस्टिन और सिसिल होते हैं। टाइम 11:47 PM। अब ऑस्टिन और सिसिल कैमरा के सामने खड़े होते हैं। ऑस्टिन बोलना शुरू करता है ओके गाइस, तो आई थिंक हमने पूरी जगह एक्सप्लोर कर लिया और ये बहुत ज़्यादा स्पूकी और बहुत ज़्यादा डरावनी है। सिसिल बोलता है कि हाँ भाई, डरावनी तो अभी तक की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है। यहाँ जो चीज़ें हमने नोटिस करी है, आई होप कि कैमरा में भी वो सारी चीज़ें कैप्चर हुई हों। ऑस्टिन बोलता है कि एग्जैक्टली, और ख़ासकर वो अजीब सा डिज़ाइन, हो सकता है यहाँ पे किसी ने घोस्ट स्पिरिट को कैद करके रखा हो। सिसिल आगे बोलता है कि अब हम ये सारी बातें पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं, क्या लगता है गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन लेगी या फिर आसपास के लोगों को इसके बारे में कुछ पता चलेगा। अब तक ऑस्टिन थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है कि आई डोंट नो गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन लेगी या नहीं, बट हाँ आसपास के लोगों को। ओके फाइन, कामरान भाई तू क्या कर रहा है,
ऑस्टिन एकदम चिढ़कर कामरान की तरफ देख के बोलता है कि तुझे अभी तक वहां पर चिल्लाना चाहिए था, हम इतनी देर तक यहाँ पर बात नहीं कर सकते। और ये बोलते ही ऑस्टिन भी चुप हो जाता है, सिसिल भी चुप है और दोनों अब कामरान जिस रूम में गया था उधर पूरा अंधेरा था, दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो दोनों उस रूम की तरफ देख रहे थे। ऑस्टिन बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तूने एक ही टेक बोला था, लेकिन ये वाला टेक तूने पूरी तरीके से मैसअप कर दिया है, तो हम एक और टेक लेंगे। दोनों लड़के अब वापस से चुप हैं। सिसिल बोलता है कि कामरान भाई कुछ बोलेगा। इसके बाद सिसिल कैमरा उठाता है, फ्लैशलाइट लेता है और दोनों उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं। ऑस्टिन चिढ़ के बोला कि सीरियसली यार, अभी तक तुझे अंदर जाना नहीं था और अब तू। कैमरा रूम के अंदर जाता है। हॉस्पिटल रूम के ब्लैक लेफ्ट कॉर्नर में एक बहुत दुबला पतला आदमी झुका हुआ दिखाई देता है, जिसकी पीठ कैमरे की तरफ होती है। उसने जो थोड़े बहुत कपड़े पहने होते हैं वो फटे हुए और बिखरे हुए होते हैं। उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है और उसके सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते और उसका लेफ्ट हाथ कामरान की बॉडी के ऊपर होता है। उसका सर उसके धड़ से अलग हुआ था और वो आदमी कामरान के सर को खा रहा था। अचानक से कैमरा बहुत ज़्यादा शेक होने लगता है, ऐसा लगता है जिसने भी वो पकड़ा था वो कांप रहा था। अचानक से ऑस्टिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, शिट 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 शिट। आदमी धीरे धीरे अपना सर घुमाता है। उसके कान अपने सर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। उसकी नाक छोटी और दबी हुई होती है। चेहरा झुर्रियों से भरा होता है और एक उभरा हुआ बोरिज होता है। उसकी आंखें लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे वो पीली रोशनी में चमकती हुई लगती हैं। वो आदमी धीरे से सीधा खड़ा होता है और दोनों लड़कों की तरफ घूम जाता है। उसके मुंह और उसके लिप्स के ऊपर खून लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो कामरान की गर्दन को चबा रहा था। आदमी के बाजू और उंगलियां एबनॉर्मल तौर पर लंबी होती हैं। उसका पेट फूला हुआ लगता है। वो झुककर खड़ा होता है। यह आदमी उम्र में काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन उसका अजीब सा चेहरा और उसकी अजीब सी बॉडी शेप की वजह से एग्जैक्ट उम्र मैं बता ही नहीं पा रहा था। सिसिल चिल्लाते हुए कहता है कि ऑस्टिन भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। कैमरा अचानक से घूमता है और बहुत जोर से कांपने लगता है जब दोनों लड़के हॉलवे में भागने लगते हैं। लो रेजोल्यूशन और हैवी शेकिंग की वजह से फुटेज क्लियरली समझ नहीं आती, लेकिन लगभग 3 और आधे मिनट तक लड़कों को हॉलवेज में इधर उधर मुड़ते दौड़ते हुए देखा जा सकता था। आखिर में कैमरा कुछ पल के लिए स्टेबल होता है और उस हॉलवे की तरफ फोकस करता है, जिसके एंड पर वही टूटी हुई खिड़की होती है जिससे लड़के बिल्डिंग के अंदर आए थे। सिसिल चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी कर यहाँ से, जल्दी कर, हमें यहाँ से निकलना है। और जैसे ही सिसिल हॉलवे के एंड के पास पहुंचता है, वो आदमी सिसिल के लेफ्ट साइड वाली एक हॉस्पिटल रूम से अचानक बाहर निकलता है। वो सिसिल को गर्दन से पकड़कर एक ही हाथ से हवा में उठा लेता है और उसे दीवार के साथ जोर से चिपका देता है। मैं रिपोर्ट लिखता हूँ, फुटेज को दोबारा से देखो, लड़कों के भागने का रूट ट्रैक करो और बिल्डिंग के लेआउट से क्रॉस रेफरेंस करने के बाद मेरी समझ के मुताबिक उस आदमी के लिए ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था कि वो लड़कों से पहले उस रूम तक पहुंच जाए और उन पर एम्बुश कर दे। इसके लिए उन्हें लड़कों के पास से बिना उनके नोटिस में आए भागना पड़ता, या फिर उसे वेंटिलेशन शाफ्ट में जाना पड़ता और इतनी तेजी से क्रॉल करना पड़ता कि वो लड़कों से ज़्यादा तेज कर सके। और लड़कों को तो सिर्फ इतना सा आना था, वो शाफ्ट पूरा घूमते हुए आना था, तो उसको इतना सारा डिस्टेंस इतनी स्पीड में कवर करना था ताकि वो लड़कों के बगल में पहुंच सके, जो कि इम्पॉसिबल था। सिसिल की उम्र, उसका वेट और उसकी हाइट मुझे पता है और उसको इतने आराम से ऊपर उठा दिया तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि वो जो आदमी था वो 6 फुट 2 इंच का होगा। उसके पीठ और उसके बाजू पर बाल क्लियरली दिख रहे थे। इसका मतलब उस आदमी की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जिस तरीके से उसने सिसिल को उठाया था, जिस तरीके से वो इतनी स्पीड भागा था, ये पावर और स्पीड उसके एज को बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। अब मैं वापस से फुटेज देखता हूँ। फुटेज में सिसिल चीख रहा है, उसकी आवाज़ पूरे हॉस्पिटल को चीर रही है। आदमी ने उसको पकड़ के रखा है। आदमी के सर की झुर्रियों वाली स्किन पीछे की तरफ खिंच जाती है और उसका मुंह नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है। आदमी सिसिल की गर्दन पर इतनी ज़ोर से काट लेता है कि उसकी गर्दन से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और आदमी उसी खून को चूस रहा था। ऑस्टिन लगभग 45 सेकंड के लिए हॉलवे में भाग रहा होता है। वो 45 सेकंड तक बहुत स्पीड से भाग रहा है और अचानक से वो एक काला सा रूम आता है, उसकी साइड मुड़ जाता है। कैमरे को ऑस्टिन किसी चीज़ के ऊपर रख देता है और फ्लैशलाइट पूरी तरीके से बंद कर देता है। ऑस्टिन की तेज़ सांसें लेने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो धीरे धीरे रोने लगता है। ये लगभग 2 मिनट तक चलता है। फिर अचानक से ऑस्टिन चुप हो जाता है। बाहर हॉलवे में किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है और कुछ ही समय बाद फुटस्टेप्स की आवाज़ कैमरे के बिल्कुल पास आकर रुक जाती है। कैमरा एक ऐसी आवाज़ पिक करता है जो स्निफिंग जैसी लगती है और ऑस्टिन दोबारा रोने लगता है। ऑस्टिन रोते रोते कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा और मैं वापस भी यहाँ नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सर। फुटस्टेप की आवाज़ अचानक से रूम के अंदर दौड़ कर आने लगती है और एक स्ट्रगल की आवाज़ सुनाई देती है। कैमरा उलट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है, डोरवे की तरफ मुंह करके। कैमरे से अब सिर्फ डोरवे का दरवाज़ा दिख रहा था। एक आदमी की परछाई दिखाई देती है जो ऑस्टिन को रूम से बाहर घसीट कर ले जा रही होती है। ऑस्टिन की चीखें
और समझ ना आने वाली गुहार लगभग 3 मिनट तक कैमरे से दूर जाते हुए सुनाई देती है और फिर अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो जाता है और फिर कैमरा बंद हो जाता है। फाइनली ये पूरी फुटेज मैं देखता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई है। मेरी सांसें इतनी तेज़ हो गई है कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। 5 मिनट तक मैं वहाँ बैठा रहता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत भागता हूँ सीधा अपने लेफ्टिनेंट के पास और उनको जाके बोलता हूँ कि इस फुटेज में कुछ ऐसा है जो आपको खुद देखना चाहिए। मेरे साथ लेफ्टिनेंट दौड़ते हुए उस स्क्रीन के पास आते हैं और मैं वापस से टेप वहाँ से चलाता हूँ जब वो दुबला पतला आदमी पहली बार दिखा था। उसने जो ऑस्टिन के साथ करा, जो सिसिल के साथ करा, जो कामरान के साथ करा, सारी चीज़ें लेफ्टिनेंट ने देखी और उनके चेहरे के तो होश उड़ गए थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से डर चुके हैं, वो कांप रहे थे। मैं लेफ्टिनेंट को बोलता हूँ कि सर हमें FBI को अभी बताना पड़ेगा। रियली ये कोई ऐसा किलर है जो कि कैनिबलिज्म में मानता है, जो लोगों को खाता है, लेकिन फिर उसका इतना पावरफुल होना, उसकी इतनी स्पीड से आ जाना, उसका मुंह इतने ज़्यादा खुल जाना, ये सब क्या था सर? मेरे लेफ्टिनेंट कुछ नहीं कहते और बस अपना सर पकड़ के रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर वो मुझे देख के कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी रूम में रहो डिटेक्टिव। मैं इस केस से रिलेटेड कुछ फ़ोन कॉल्स करने जा रहा हूँ और फिर वापस आके मैं तुम्हें बताऊँगा आगे क्या करना है। यस सर, मैं जवाब देता हूँ। मैं लगभग 45 मिनट्स तक उस रूम में वेट करता हूँ। देन सर वापस आते हैं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उनके चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सर आके बोलते हैं कि इस टेप को अभी तक कितनों ने देखा है, और वो VHS टेप निकाल रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ हम दोनों ने, मैंने और आपने। फिर सर बोलते हैं कि ओके, ध्यान से सुनो, अब इस टेप के बारे में, इसके अंदर के कंटेंट के बारे में और उस आदमी के बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? जी सर, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। मुझे उनका एटीट्यूड थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जब केस किसी बड़ी एजेंसी को हैंडओवर किया जाता है, डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखना नॉर्मल होता है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट को अपनी डेस्क में फाइल कर दिया और अगले दिन मुझे न्यू ऑरलियंस से एक दूसरे होमोसाइड केस में लगा दिया गया। मुझे लगा कि जल्दी ही मुझे इस केस के बारे में नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी या फिर कभी न्यूज़ में देखूंगा कि FBI ने उस आदमी को पकड़ लिया है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते 4 हफ्तों में मुझे समझ आ गया कि शायद मुझे इस केस का क्लोजर कभी नहीं मिलने वाला। एक सुबह मैं ऑफिस जल्दी आ गया। मैंने बच्चों के पेरेंट्स के डेली ईमेल्स स्क्रॉल करे। सब अपडेट्स मांग रहे थे, ये जानना चाहते थे कि उनके लड़कों की क्या हालत है और वो कहाँ पर हैं। बार बार उनके पेरेंट्स को ये बोलना कि हम तुम्हारे बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो जहाँ पर भी होंगे सेफ होंगे, जबकि अंदर ही अंदर मुझे पता है कि अब वो सेफ तो क्या, वो तो जिंदा ही नहीं है। बार बार उनसे झूठ बोलना सब मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। कल मैं वापस अपने ऑफिस आता हूँ पूरी तरीके से परेशान। मैं उन बच्चों का वापस से वो जो यूट्यूब चैनल था वो खोलता हूँ, स्पूकी एक्सप्लोरर। जब मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो नो कंटेंट फाउंड आता है। मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से वो वीडियोस कहाँ चली गई, वो चैनल कहाँ चला गया। मैं इंटरनेट पे जाकर उन बच्चों के बारे में सर्च करता हूँ, शायद कोई मिसिंग फाइल्स या न्यूज़ व्यूज़ कहीं ना कहीं कुछ तो मेंशन होगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था। लेकिन सारे न्यूज़ आर्टिकल, सारे वो इंस्टाग्राम पोस्ट लोगों ने जो उनके लिए डालते, सब कुछ डिलीट हो चुका था। अपना फ़ोन निकालता हूँ ये सोचकर कि शायद मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वहाँ भी सब कुछ नो रिजल्ट फाउंड ही आ रहा था। मैं वापस अपने वर्क कंप्यूटर पर आया और केस फाइल डेटाबेस ओपन करा, और जैसे मैं केस फाइल नंबर सर्च बटन पे डालता हूँ, हर केस का एक नंबर होता है, जैसे वो केस नंबर डालता हूँ नीचे लिखा हुआ आता है नो केस फाउंड। मेरी आंखें पूरी तरीके से घूमने लगी थी, मुझे चक्कर आने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया में ना तो वो बच्चे एग्जिस्ट करते हैं और ना ही उनका कोई केस। पहले मुझे इस केस के बारे में पता करना था। मैं अपने लेफ्टिनेंट के पास जाता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। मुझे पता था कि अगर मुझे जो भी जवाब चाहिए वो इस आदमी को पता होंगे। 2 मिनट के लिए अपना न्यूज़पेपर नीचे करते हैं और मुझे देखते हैं। वापस से अपना न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कहते हैं, डिटेक्टिव ब्राउनमैन, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं लेफ्टिनेंट को देख के बोलता हूँ कि सर, कुछ हफ्ते पहले जो मिसिंग लड़के थे, मुझे उस केस के बारे में बात करनी है। और जैसे मैं ये बोलता हूँ उनकी नज़र एकदम से मेरे पे आ जाती है। न्यूज़पेपर वो पढ़ना छोड़ देते हैं, नीचे रख देते हैं। उनकी आंखें अचानक से थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेफ्टिनेंट थोड़ी सीरियस टोन में कहते हैं कि तुम्हें कहा था ना इस केस के बारे में बात नहीं करनी है। इस पे मैं बोलता हूँ और मैंने बातें नहीं करी, लेकिन ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन के केस से बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो बच्चे मर चुके हैं, वहाँ पर एक अजीब सा आदमी है जो लोगों को मार रहा है, उन्हें खा रहा है, और इस केस पे अभी तक कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। इनफैक्ट वहाँ पर तो कोई बैरिकेड्स भी नहीं रखे गए ताकि लोग वहाँ पर ना जा सके। ये एक एक्टिव क्राइम केस है और कोई भी ड्रगिस्ट या ड्रग डीलर सीधा अंदर जाकर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हम उस पर कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें मुझसे कोई रीअश्योरेंस नहीं मिलेगी डिटेक्टिव, उसने धीमी पर तीखी आवाज में कहा। मैं बस इतना बता सकता हूँ, और ये भी शायद ज़्यादा हो रहा है, कि ये केस हमारे सोच से भी काफ़ी ऊपर तक भेजा जा चुका है। मुझे बताया गया है कि सिचुएशन डेलिकेट है और आगे से इस केस को ऐसे ट्रीट करा जाएगा जैसे कि ये कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था।
जो लेफ्टिनेंट जो मुझसे सब बातें कर रहा था वो पसीने में भीग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हद से ज़्यादा नर्वस है। मैं सीधा पूछ लेता हूँ, क्या इसके बारे में कुछ करा जाएगा? क्या फैमिली को कभी क्लोजर मिलेगा? लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो, क्या किया जाएगा क्या नहीं करा जाएगा। और वो ये भी क्लियरली बता देते हैं कि इसके बारे में फैमिली को कभी भी नहीं बताया जाएगा। और जैसे ही मैं सुनता हूँ मैं एकदम शांत हो जाता हूँ। लेफ्टिनेंट एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि सॉरी ब्राउन मैन, मुझे पता है कि ये केस तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ट्रस्ट में ये मुझे भी अंदर से खाए जा रहा है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमें बस चुप रहना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम समय लो, टाइम लो, जाओ आज तुम छुट्टी ले लो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा वॉक पर जाओ और खुद को संभालने की कोशिश करो। मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं बस यस सर बोल के जाने लगता हूँ। जैसे मैं दरवाजे के पास पहुँचता हूँ, लेफ्टिनेंट कहते हैं कि डिटेक्टिव। मैं मुड़कर उन्हें देखता हूँ। वो कहते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं करा, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी सर, मैंने जवाब दिया और मैं उदास मन के साथ अपने डेस्क तक पहुंचा। धीरे धीरे मैंने अपने बैग में छोटी छोटी चीज़ें रखना शुरू करी, पूरी कोशिश करते हुए कि मैं कॉन्स्पिशियस ना लगूं। फिर मैंने चुपचाप टेप की ट्रांसक्रिप्ट अपने डेस्क से निकाली और पेपर्स को बैग के अंदर रख लिया। जब सब सिक्योर हो गया, मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और वॉक पर चला गया। मुझे नहीं पता कि वो आदमी क्या था, क्या वो हो सकता है, लेकिन मैं सोचकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता कि शायद कोई और आएगा और ये सारी चीज़ें ठीक कर देगा। मैं उन पेरेंट्स को इस हालत में नहीं छोड़ सकता कि वो हर दिन उम्मीद लगाए बैठें कि उनके बच्चे उनके पास आएंगे, और जब वो हर रात को ना आएँ तो उनके पेरेंट्स सिर्फ यही सोचें कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा। और मुझे नहीं पता कि लेफ्टिनेंट को उनके हायर अप्स ने क्या ऐसा बोल दिया कि वो 3 बच्चों के मर्डर को भी इग्नोर कर रहे हैं और इतने डरे हुए हैं। लेकिन उनसे जो भी बोला गया था, मुझे सिर्फ ये पता है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला है। तो एटलीस्ट मैं तो बाहर आकर ये सारी बातें बता सकता हूँ, और अब मैं वही कर रहा हूँ। आई रियली होप कि अगर कोई भी उस जगह से वीडियो को देख रहा है तो उसको इसके बारे में पता चल जाए और कोई भी उस मेडिकल सेंटर के आसपास तक ना भटके, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ है वो नॉर्मल नहीं है।